जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिहार सुपर टीटी के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। उसी श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, क्योंकि देर ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला चलाते हैं तो समझाना ही है सुपर 20 के बारे में। आइए, शिक्षण की पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी है? क्या परंपरागत विधि, वैकल्पिक विधि, अनुसंधान विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, अगर शिक्षण की पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी विधि है तो पाठ्य पुस्तक से बहुत पहले से सिखाया जा रहा है, यानी ये कैसी है? परंपरागत विधि है। कैसी है? परंपरागत विधि है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न, मनोविज्ञान गेज के अनुसार शिक्षण क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार की स्थिरता, गलत। मानसिक तनाव में वृद्धि, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। अब आप जानते हैं मनोविज्ञान गेज के अनुसार क्या है। देखिए, आपने पढ़ा है अधिगम क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाए वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। गेस्टाल्ट शब्द से आप क्या समझते हैं? सूझबूझ के द्वारा शिक्षा, शिक्षण विधि द्वारा, शिक्षक द्वारा सीखना, माता पिता द्वारा सीखना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गेस्टाल्टवाद ने सूझबूझ के साथ कोहलवर का सिद्धांत आपने सुना होगा, वनमानुष पर जो आविष्कार किया था, खोज किया था उन्होंने क्या किया था कि वनमानुष को सूझबूझ पर आविष्कार किया था। यानी गेस्टाल्टवाद जो होते हैं वो सूझबूझ पर क्या करते हैं? सूझ पर ही क्या करते हैं? उसको सूझ पर ही आधारित सीखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा, पेस्टोलॉजी ने शिक्षण को मनुष्य के किस रूप में माना है? स्वाभाविक रूप में, असमंजस रूप में, प्रगतिशील विकास के रूप में, ये सभी रूपों में। देखिए, पेस्टोलॉजी ने स्वाभाविक रूप से शिक्षण को माना, स्वाभाविक रूप से माना है शिक्षा को, और असमंजस रूप से भी माना है, और प्रगतिशील शिक्षा के रूप में भी माना है। अब इसलिए हम कह सकते हैं इन्होंने जो पेस्टोलॉजी ने सभी रूपों में शिक्षा को अपनाया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, विद्यालय किस शिक्षा विधि का उदाहरण है? अनौपचारिक, अव्यवस्थित, औपचारिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, विद्यालय क्या होता है? औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है, अनौपचारिक से नहीं। अनौपचारिक रूप का मतलब होता है कि जो कहीं बैठा रहे, कहीं से कुछ भी सिखाए, तो ये अनौपचारिक है। लेकिन विद्यालय में अगर आप जा कर के सीख रहे हो तो ये औपचारिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? औपचारिक। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। कह रहा है 80 नंबर 6 के बारे में। कह रहा, समावेशी शिक्षण विधि का दर्शन क्या है? विद्यार्थियों की असमानता का ज्ञान, विद्यार्थियों की समानता का उपहास तो कभी उड़ाया नहीं, जैसे तो गलत हो गया। केवल कुशल विद्यार्थियों का समावेशन, ये भी गलत है, केवल नहीं हो सकता। समावेशी शिक्षा में सभी को बैठाना है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है विद्यार्थियों की असमानताओं का ज्ञान। समावेशी शिक्षा में किसी भी टीचर को विद्यार्थियों की असमानताओं के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना, कथन, उद्देश्य कथन, उद्देश्य कठिन, कठिन निवारण या व्याख्यान। देखिए, पाठ योजना का जो प्रमुख बिंदु है, सबसे पहली बात है जो पाठ योजना की प्रथम बिंदु है उसका नाम ही पड़ता है सभी प्रस्तावना कथन। उसका प्रस्तावना कथन नाम ही होता है। पाठ योजना यानी सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले पाठ योजना बनाई जाती है और पाठ योजना पर ही क्या होता है? प्रस्तावना रखी जाती है। अब इसलिए एलन जी ने ये बात बताई थी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस रूप में होना चाहिए? क्या मौखिक रूप से, लिखित रूप से, मौखिक लिखित दोनों रूप से, इनमें से कोई नहीं।
अगर विद्यार्थियों के मूल्यांकन की बात करेंगे तो आप जानते हैं मौखिक लिखित दोनों होना चाहिए, क्योंकि आपको वाक्य शुद्धि, उच्चारण और लिखने की कला भी आप आराम से देख सकते हैं। आइए, कह रहा 4 वर्ष तक के बच्चों का शब्द भंडारण कितना होना चाहिए? क्या 1600 लगभग होता है, या 500 होता है, या 600 300 होता है, या 4000 होता है? 4 वर्ष के बालक लगभग 1600 शब्द को अपने अंदर ग्रहण किए रहते हैं, यानी वो 1600 शब्द उनको याद रहते हैं और उसके बारे में जानते रहते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में, जो बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको समझने की बातें हैं हम लोगों के बीच में। आइए, कह रहा क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय क्या है? क्या स्वयं संगठन है, संवैधानिक संगठन है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, या स्वयं संगठन है, यानी स्वयं का संगठन है, स्वयं कोई बनाया है और वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला कथन किसका है, जरा देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्ति भिन्नता है, यह कथन किसका है? तो आप जानते हो, क्या जेम्स डाइबर का है, या जेम्स पियाजे का है, वाइगोस्की का है, या कोहलबर्ग का है? तो आप सभी लोग जानते हो ये किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का है। किसका है? जेम्स ड्रेवर का है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो में कमेंट और लाइक सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। बार बार कहने से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और सिर्फ इतना कहेंगे, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो अपने मित्रों तक ये बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। संवेगिक भिन्नता क्या दर्शाती है? संवेगों की मात्रा में भिन्नता, संभोगों की मात्रा में समानता। देखिए, भिन्नता की बात आई, समानता हो ही नहीं सकता। समान व्यवहार, बिल्कुल गलत, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप बताइए, अगर संवेगों में भिन्नता आई है तो संवेग की मात्राओं में भिन्नता की बात करेगा ना कि संवेग में समानता की बात करेगा या समान व्यवहार की, नहीं। तो यानी इसका नंबर, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। यानी संवेगों में क्या होनी चाहिए? संवेगों में की मात्रा में क्या होनी चाहिए? भिन्नता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था अन्य किस नाम से जानी जाती है? क्या प्राग स्कूल अवस्था, आंधी या तूफान की अवस्था, या तो किशोरावस्था को कहा जाता है, शारीरिक वृद्धि एवं ठहरने की अवस्था, ये भी किशोरावस्था को कहा जाता है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्राक स्कूल अवस्था कहते हैं, यानी बच्चा प्रारंभ में जब होता है तो वह स्कूल पढ़ने जाता है। जब बाल्यावस्था शैशवावस्था पूरी होती है तो बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में आता है। तो वह क्या करता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? पढ़ना शुरू कर देता है, यानी प्राक स्कूली अवस्था इसका नाम दिया जाता है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न के बारे में समझते हैं और विचार करते हैं, जिसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है? क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है? क्या शारीरिक विकास से है, संवेगात्मक क्रियाओं से है, या बौद्धिक क्रियाओं से है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं, जो क्रियात्मक विकास का संबंध की बात करेंगे, संबंध किससे है, तो ये क्रियात्मक विकास का संबंध जो है वो आप जानते हो, क्रियात्मक क्रिया किससे करोगे? संवेग से थोड़ी ना क्रिया कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। बौद्धिक बुद्धि से थोड़ी ना क्रिया कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्रिया किससे करते हो? शरीर से करते हो, यानी क्रियात्मक क्रिया शारीरिक क्रियाओं से है। इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से है। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आप समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो अपने मित्रों तक अवश्य जोड़ें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मित्रों तक अधिक से अधिक ये बातें पहुँचाएँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि देर ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है और इसे हमें उस मुकाम तक ले जाना है जहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए बात करें, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, श्रृंखला वर्धता से। श्रृंखला वर्धता से। अब देखिए प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर प्रस्तावना है
तो आप अपने दिमाग में लगाइए, अगर प्रस्तावना आप चाह रहे हो तो प्रस्तावना कैसे निकालोगे? बच्चे के पूर्व ज्ञान से ना, तो ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान के द्वारा ही हम प्रस्तावना को निकलवाएंगे कि हमें आज क्या पढ़ाना है, प्रश्न पूछ के। बिल्कुल सही हो गया हमारी बात। अगली बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या है कोहल वर्ग ने, वाइगोस्की ने, यंग ने, या जीन पियाजे ने? देखिए, संज्ञान की बात करूंगा तो जीन पियाजे ने इसकी खोज की नहीं। किसने ने की थी? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक ज्ञान की खोज की थी। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास की बात की थी और इन्होंने बच्चों की अवस्थाओं के बताया था। और अगला प्रश्न है, लास्ट नहीं प्रश्न है, इसका अच्छा प्रश्न है। कह रहा ऐसा पुनर्वर्तन जो अनुक्रिया की संभावनाओं को कम करता है क्या कहलाता है? अनुक्रिया की संभावनाओं को कम करता है। अभिप्रेरणा, ये तो अनुक्रिया करने के लिए बढ़ा देता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। उत्साह, ये भी बढ़ा देता है। निद्रा, ये नहीं करता, समझ में आएगी। अच्छा, समायोजन, समायोजित करके कोई भी बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। कह रहा अनुक्रिया की संभावनाओं को कम कर देना। अगर तुम सो गए तो तुमको कुछ पता थोड़ी ना है, तुम्हारी सारी ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। ऑब्वियसली आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, कि आप सारे संभावनाओं को क्या करने लगे, आप अनुक्रिया यानी सारी संभावनाएं आपके अंदर क्या आने लगी, अच्छे से उफाल मारने लगी। यानी आपको अगर निद्रा आ गई तो आप शिथिल अवस्था में हो जाओगे, यानी अनुक्रियाओं की संभावना कम हो जाएगी। आप अनुक्रिया नहीं कर सकते इस अवस्था में, सोते हुए, बाकी सभी में कर सकते हो। अगला प्रश्न है, अनुबंधन क्या है? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच का अंतर संबंध है। अनुक्रिया और अनुक्रिया से संबंध है। उद्दीपन का उद्दीपन से संबंध है। इनमें से कोई नहीं। उद्दीपन का उद्दीपन से संबंध नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता। इसका विकल्प नंबर क्या है? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच का अंतर संबंध है कौन सा? अनुबंधन। अनुबंधन अगर आप बनाते हो, जैसे घंटी बजाते हो, कुत्ता तुरंत खाना खा लेता है, ये पावलोव के नियम से, तो आपने अनुबंधन बनाया है। उद्दीपन दिया, अनुक्रिया किया बच्चे को, उसके बाद कुछ देर बाद आपने थाली हटा लिया तो उसके मुख से क्या आ गई, राल आ गई, नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आने लगी, अनुबंधन बन गया था। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। कह रहा आज का लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, ये मैस्लो होगा। मैस्लो सॉरी, ये गलत, थोड़ा सा इसका मैस्लो नाम लिखा जाएगा, मैस्लो, इसमें डबल मात्रा रहेगी, मैस्लो के अनुसार आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? क्या 3 प्रकार, 5 प्रकार और 11 प्रकार और 15 प्रकार? अब्राहम के पद अनुक्रम में आवश्यकता की बात कही, आवश्यकता एवं मांग की सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने, और उसमें 5 प्रकार की आवश्यकताओं को बताया था। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की आवश्यकताओं को बताया था। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आज का अंतिम प्रश्न कह रहा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? क्या 110, ये तो 120 या 145 या 85? मानसिक रूप से अगर कोई बच्चा पिछड़ा है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 85 होगी। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। अगर मेरी प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।